चलिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमें समझना है पहले कि ये लाइट रॉड है ए बी, ये जो यहाँ से M1 M2 जो है कनेक्टेड है विथ लाइट रॉड, ए बी एक्सिस रोटेशन है परपेंडिकुलर टू M1 एंड M2, M1 M2 के परपेंडिकुलर है। देन व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए बी के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मैंने दो ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, विच वन इज करेक्ट। तो आपको इजी वे में समझना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, mr² होता है, where r is the perpendicular distance of the particle from the axis of rotation। तो यहाँ दो पार्टिकल हैं तो यहाँ लिखेंगे m1r1² प्लस m2r2², ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए क्या है गलत। ठीक है, चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, व्हाट विल बी द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए क्या कंडीशन होगी, व्हाट इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी अगर मैं इस रॉड का लेंथ अगर हमने d दे दिया, तो अगर हमने इस रॉड का लेंथ l मान लिया या d मान लिया l मान लिया, तो अब बताइए व्हाट इज द मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि ये बात समझिए कि सेंटर ऑफ मास, सीधा सा कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है। वहां पे अगर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को डाल दिया ना, मतलब इस जगह पे अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी सेंटर ऑफ मास अगर पहुंच गया, यहां अगर सेंटर ऑफ मास आ गया बॉडी का, तो समझ लीजिए कि मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि पूरा का पूरा मास यहीं कंसंट्रेटेड हो जाएगी, होल मास यहीं पे कंसंट्रेटेड होगा। जब पूरा मास यहीं एक्सिस पे कंसंट्रेटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, जीरो होगी। तो हमें सेंटर ऑफ मास पता करना होगा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता करना होगा, और उसी जगह पे हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर देंगे तो हमारा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो जितना दूर ले जाएंगे मोमेंट सेंटर ऑफ मास से, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ती जाएगी, वो एक अलग कहानी है। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पता करना है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि मैं m1 को यहाँ पे डाल दूँ, ऑरिजिन सॉरी मैं इसको यहाँ पे ऑरिजिन पे डाल सकता हूँ। m1 को मैंने क्या कर दिया, ऑरिजिन पे डाल दिया, m1 को हमने ऑरिजिन के पास डाल दिया, तो पूरा डिस्टेंस क्या हो गया। इस केस में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो होगा वो कितना होगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का यहाँ से यहाँ पोजीशन क्या होगा ऑरिजिन से, तो वो हमको पोजीशन निकल जाएगा x ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस सिचुएशन में मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको कंसेप्चुअली बताया है, बेसिकली समझाया है। मेथड 1 आप समझ लीजिए, इसको मेथड 1 समझ लीजिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो दूसरे मेथड समझेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड समझेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, m1r1² प्लस m2r2²। ठीक है जी, चलिए एक का पोजीशन हमने अगर मान लिया कि r1 है, एक का पोजीशन हमने मान लिया r1 है, तो दूसरे का पोजीशन क्या होगा, अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो l है, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1। ठीक है, एक का पोजीशन हमने अगर r1 मान लो कि हमने मान लिया इसका पोजीशन क्या r1 मान लिया, r1² लिखेंगे, प्लस m2 का पोजीशन क्या होगा l माइनस r1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा ना, l माइनस r1 होल स्क्वायर, क्योंकि r1 प्लस r2 को हमने क्या बनाया, r1 प्लस r2 को हमने क्या बनाया, l बना दिया। r1 प्लस r2 इज इक्वल टू l, लेंथ हमने बता दिया, तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम की बात करें तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट अगर हमने 0 कर दिया या पूरी डिफरेंशिएशन से करके देखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए डिफरेंशिएट कीजिए, di बाई dr1, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे 2m1r1 प्लस 2m2 l माइनस r1
और ये आ जाएगा -1, है ना। यहाँ आ जाएगा -1। ध्यान से देखिएगा, ये 2 टाइम्स हमने इधर लिखा है कि डिफरेंशिएट किए हैं, तो कुछ इस तरह से आएगा। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर i की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी होगी तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जा रहा है, ये पूरा पार्ट d² d r1², ये कितना आ जा रहा है बताइए जरा, ये 2m1 आ जा रहा है, 2m1, फिर माइनस माइनस प्लस 2m2, और r1 को डिफरेंशिएट किया हमने, इतना आ जा रहा है ना। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किए हैं वो ग्रेटर देन 0 है, इसीलिए i का मिनिमम वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकता है ये i मिनिमम। ओके, तो चलिए इसमें सबसे पहला अगर हमें मैक्सिमम या मिनिमम पता करना होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। जिनको ज्ञान है कैलकुलस का ज्ञान है, जिसको डिफरेंशिएशन का ज्ञान है, इस पार्ट को हम लोग 0 कर देते हैं फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। किसके लिए भाई, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करते हैं, di/dr1 क्या करेंगे, इक्वल टू 0 बना देंगे, है ना। तो 0 अगर बना देते हैं तो क्या कहानी होगा इसमें, अगर मैं 0 कर दिया तो क्या होगा, m1r1 दैट इज इक्वल टू m2l माइनस m2r1, ये इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। r1 का वैल्यू पता करना है तो r1 की वैल्यू कितनी होगी, r1 का वैल्यू हम r1 की वैल्यू पता करना चाहेंगे तो r1 की वैल्यू आ रही है m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या दिख रहा है आपको, जो पोजीशन वेक्टर है r1 का वो सेंटर ऑफ मास के पास चला जा रहा है ना। मतलब ये जो r1 है वो r1 किसकी वैल्यू हमने बताया था, ये r1 हमने किसकी वैल्यू बताया था बताइए, पहले पार्टिकल का r1, दूसरे का l-r2। तो आखिर ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे r1 जो है उस सेंटर ऑफ मास का है, कब, जब r1 को हम ओरिजिन के पास रख रहे हैं तब, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये किसका पोजीशन है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है, ठीक है। तो r1 एक ऐसा पोजीशन है, r1 ऐसा पोजीशन है जो सेंटर ऑफ मास के पास है। तो सेंटर ऑफ मास पे जैसे पूरा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो r1 है, r1 हम यहां से लिखे हुए थे, है ना। ये क्या है, r1 है, यहां से r1 डिस्टेंस है, और ये बचा हुआ क्या है, l माइनस r1, है ना। तो r1 जो है यहां से यहां r1 डिस्टेंस, हमने ओरिजिन बताया, यहां से r1 डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास आ रहा है, तो क्या है, सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर बना दिया तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। किसी भी सिस्टम में आप देखना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो अगर आपने, ठीक है, अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग निकालेंगे तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। तो r1 की वैल्यू मैंने पूछा था, r1 की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू लिखेंगे इस तरह से, और वो अब बताइए कितनी होगी। तो जैसे ही हमने बताया r1 की वैल्यू m2 into l है, तो आप वैल्यू बताएंगे क्या होगा, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी वैल्यू क्या होगी वो बताइए, ठीक है। तो लिख देंगे, है ना। यहाँ पे अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता करनी होगी, आई मिनिमम पता करना है, तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, m1, r1 का वैल्यू कितना है, m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे, जितना आएगा वो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा, m2l माइनस m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम निकाल के देखेंगे ये क्या आ रहा है, m2 से m2 कैंसिल हो जा रहा है, तो है ना, आप खुद कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है।
चलिए अब इस सिस्टम का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, क्या होगा आंसर, जरा आंसर देखेंगे क्या आंसर होगा। आई मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला इजाद किया था वो जो लिखा है देख लीजिए, m1 m2 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस क्या है m2, l बाहर आ जाएगा, अगर मैं इसको m2l कैंसिल हो जा रहा है तो m1 इंटू एल आ रहा है, तो ये माइनस में आ जाएगा, प्लस में लिखेंगे m2 है ना इंटू m1 स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम की बात अगर मैं करूं तो आप देख लीजिए कि ये कॉमन है, l कॉमन है, तो l स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर भी क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है, और m1 m2 यहाँ पे दोनों में एक टर्म कॉमन टर्म लिख देंगे तो क्या आएगा m2 प्लस m1 आ रहा है, जिससे एक पार्ट ये कैंसिल हो जा रहा है, ये उड़ जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा l स्क्वायर m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये होगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी में स्पेशल केसेस मैं रख दूं, इसी में स्पेशल केस मैं ये रख दूं, इफ m1 इज इक्वल टू m2, अगर m1 m2 के बराबर हो जाए तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस केस में कितनी होगी, तो उस केस में होगा कितना l स्क्वायर m स्क्वायर बाई 2m, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका ml स्क्वायर बाई 2, ये ml स्क्वायर बाई 2 मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जा रहा है, हो गया ठीक है। मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे एक मास को हमने l बाई रूट अंडर 2 पे रखा हुआ है ना, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसी को समझाऊं आपको, देखो कैसे होगा, इक्वल मासेस के टर्म में लिखूंगा मैं, m लिखा l बाई ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 कर दूं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट आ जाएगा। मतलब ऐसा है कि ml बाई 2 स्क्वायर 2 टाइम्स आ जा रहा है, मतलब दोनों के दोनों मिडिल पॉइंट में रख देगा, इक्वल मास अगर आ जा रहा है तो सिस्टम को देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये m है, ये भी m है, तो सेंटर ऑफ मास को बीचों बीच रख देंगे तो काम बन जाएगा, l बाई 2 लेंथ पे हम रख देंगे तो क्या होगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी, क्या आ जाएगा मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके देख लीजिए, इस केस में और एक स्पेशल केस हम लेते हैं। अगर हम ये मान लें कि m2 इज वेरी वेरी लार्जर देन m1, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस केस में क्या आएगा l स्क्वायर m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 1, फिर m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना हो जाएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया l स्क्वायर इंटू m आ जाएगा, m1 आ जाएगा। ओके इस तरह से केसेस हम लोग सोचेंगे समझेंगे, है ना। ओके
ओके, मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीन पार्टिकल्स, जब तीनों का मास सेम दिया हुआ है, तीनों वर्टिसेस पे रखे गए हैं और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस के अलोंग जो परपेंडिकुलर टू ए बी है और इन द प्लेन ऑफ ए बी सी। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो ध्यान से देखिए कि ये ए बी है, क्या है ए बी, इसके परपेंडिकुलर में क्या है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, ये ए बी है, ए बी सी, और इसी प्लेन में एक हमने तीसरा वर्टिसेस रख दिया है, सबका साइड सेम है, एल एल एल, ठीक है, तीनों साइड सेम है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, सब 60 डिग्री है, एक ही प्लेन में है, और ए बी के परपेंडिकुलर में, सब ए बी के परपेंडिकुलर में है। तो अब बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम क्या होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने m मास रखा हुआ है, यहाँ पर भी हमने m मास रखा हुआ है, यहाँ भी m मास रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम पूरा एक्सिस के लोग निकालेंगे तो क्या होगा, m पहला मास 0 पे है, m 0 पर है, मान लो यहीं से हमने ओरिजिन, इसी को हमने ओरिजिन बना रखा है, इसी को हमने ओरिजिन बना रखा है, तो क्या होगा m 0 स्क्वायर प्लस दूसरे का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा बताइए, ये आएगा दूसरे का, तो मैंने पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी ये कितना आएगा एम एल स्क्वायर, ठीक है, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा ना, 30 डिग्री अगर है, इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पार्टिकल का, क्योंकि इस एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ए बी का है, ए बी का है, इसका डिस्टेंस 0 है, और इसका डिस्टेंस कितना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, इसका हम कॉस नहीं निकालेंगे, निकालेंगे एल साइन 30 डिग्री, तो सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आएगा m, या हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो कितना आएगा m इंटू एल साइन 30 डिग्री, है ना, 30 का स्क्वायर निकालेंगे, है ना, पूरा आ जाएगा स्क्वायर में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तीनों को सम करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ नेट जो होगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सी, 0 प्लस एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, तो टोटल कितना आ रहा है 5 ml स्क्वायर बाय 4, है ना, ये नेट आंसर आ रहा है हमारा, ऑप्शन ml 4 नहीं होगा, है ना, 4 नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर सही है, ठीक है, बाद बाकी आंसर गलत है, देख लीजिए बाद बाकी ऑप्शन गलत है, ओके, चलिए, तो ये हमने इतना निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताएंगे कि अगर मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, और तीनों मास के परपेंडिकुलर हमने एक एक्सिस ऑफ रोटेशन डाला, तीनों मास के परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या आंसर आएगा, अगर यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, तो आंसर क्या आएगा, इसका भी लेंथ l, इसका भी लेंथ l, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक का तीनों परपेंडिकुलर है, मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, और इसके परपेंडिकुलर हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा हुआ, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके परपेंडिकुलर है, तो कहानी क्या होगी, इस कहानी में क्या होगा, तो दोनों तीनों का मास क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा, है ना, इसका सिर्फ 0 आ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट अब जो निकालेंगे m0 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर, टोटल आंसर कितना आ रहा है 2ml स्क्वायर आ जाएगा, ये आंसर हमारा तब डी सही होगा, ओके, चलिए।
चलिए टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट बॉडीज। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज। कंटिन्यूअस बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले एलिमेंटल मास फाइंड करते हैं, डीएम। ये क्या है? एलिमेंटल मास। ये क्या? एलिमेंटल मास या नहीं तो मास ऑफ एलिमेंट। ये मास ऑफ एलिमेंट या एलिमेंटल मास क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट है ना, स्मॉलेस्ट मास। आप ये सब कह सकते हैं स्मॉलेस्ट मास। ये एज्यूम किया जाता है, ये क्या किया जाता है? एज्यूम्ड। ये एज्यूम किया जाता है, सबसे छोटा मास हम एज्यूम करके चलेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ये आर स्क्वायर है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को ही हम बोलेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी को इंटीग्रेट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाया हमने, एक एक पार्ट को इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, एक एक पार्ट को जोड़ना है ना, उसको हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है सिंपलेस्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक रॉड है ना, थिन रॉड। ये क्या है? एक रॉड है और अबाउट ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने बीचों बीच एक थिन रॉड है। ये रॉड हमने बड़ा थोड़ा सा दिखाया है, एक्चुअली ये थिन रॉड हम मान के चलते हैं यहाँ पर। ये कैसा रॉड है भाई? थिन रॉड है, पतला रॉड है। ओके, चलिए ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं, टोटल रॉड का लेंथ अगर हमने एल एज्यूम करके रखा हुआ है, अगर हमने पूरे रॉड का लेंथ एल एज्यूम करके रखा हुआ है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा L/2 और ये कितना हो जाएगा? L/2 है ना। इसका मास क्या है? व्हाट इज इट्स मास? इसका मास है m। इसका टोटल मास हमने क्या मान लिया है? m। तो हमें क्या पता करना है? थोड़ा सा मास अगर पता करना होगा तो हम इजी वे में फाइंड कर सकते हैं इसका मास। तो एक मास पर यूनिट लेंथ, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा भी कहते हैं। टोटल मास कितना है? m है। टोटल लेंथ कितना है? l। ये मास पर यूनिट लेंथ इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। l लेंथ का इतना मास मान लेते हैं, l लेंथ का इतना मास। तो यहाँ से मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर हमने लिखा है, यहाँ से x डिस्टेंस है कितना मास? तो इस x डिस्टेंस का कितना होगा? m/l इंटू x। x लेंथ का मास कितना होगा? मास ऑफ लेंथ x। लेंथ x का मास कितना होगा? दैट इज इक्वल टू m/l इंटू x, है ना। ये एलिमेंटल मास क्या है? ये एलिमेंटल मास क्या है? अब एलिमेंटल मास निकालेंगे, है ना। अब एलिमेंटल मास, ये एलिमेंटल मास निकालेंगे, जिसको हम क्या निकालते हैं? डीएम। ये डीएम क्या है? तो डीएम हमने किस पार्ट को निकाला? बहुत छोटा छोटा पार्ट। अगर एक्स लेंथ का इतना है तो छोटा सा पार्ट हमने एक डीएक्स ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट डीएक्स पार्ट है। इधर भी कर सकते, इधर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा डीएक्स हम बढ़ाते हैं, तो डीएक्स पार्ट क्या हो? हम यहाँ भी डीएक्स लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी कहीं भी लिख सकते थे। ये डीएक्स पार्ट का मास कितना होगा? तो ये लिखेंगे m/l इंटू dx। ये एलिमेंटल मास। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से निकाल सकते हैं। देखिए मास कैसे वेरी कर रहा है, लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। मास x डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, y डायरेक्शन में 0, z डायरेक्शन में 0, है ना। इस रॉड का y और z क्या है? y और z क्या है? 0। तो r स्क्वायर इसका क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, इस तरह से आएगा r स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहेंगे तो क्या क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? आर स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर। डीएम का मतलब क्या है? मास पर यूनिट लेंथ एल, है ना। तो मास पर यूनिट लेंथ एल है, तो स्मॉल एल लेते हैं यहाँ पर, है ना। स्मॉल एल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एल लिखा गया, स्मॉल एल लेते हैं, है ना। मास पर यूनिट लेंथ इतना आ गया, है ना। आर स्क्वायर और डीएम पार्ट, डीएम हमने क्या निकाला? m/l इंटू dx। इंटीग्रेट करेंगे पूरा, हम आंसर निकाल देंगे। क्या आएगा? m/l बाहर आ जाएगा, m/l बाहर आ जा रहा है, तो आंसर क्या है? x3/3
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा है कि अगर ये जीरो है, ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो लेंथ का इधर पार्ट एक्स डायरेक्शन से हम सोचेंगे तो क्या निकालेंगे, l/2 से लेकर के l/2 तक, दोनों साइड हम इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। माइनस l/2 यहाँ से लेकर प्लस l/2 तक यहाँ तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है, बताइए। m/l, ठीक है, 3 यहाँ लिखा है ना, तो l/8, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा l3/8 माइनस ऑफ माइनस l3/8, है ना, लिखेंगे इस तरह से तो कितना आया, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर कितना आएगा ये बताइए। ये आंसर अगर हम यहाँ लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बार में आंसर अगर निकालना चाहेंगे 3 है, ये 2 आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा ml²/12। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास यहीं पर है और हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया है। मतलब एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि इस रॉड का मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो इस केस में हम लोग मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अभी जो हमारा निकला हुआ है वो क्या है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इक्वल टू ml²/12 अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अलग आपने निकाला है तो इजी वे में आपका कितना आ गया, ml²/12 मिनिमम आया, दिस इज कॉल्ड मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो कहलाता है मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस रॉड को इसके अलग घुमाना काफी आसान है, इस एक्सिस के अलग घुमाना काफी आसान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मतलब इस रॉड को घुमाना क्या है, काफी आसान है। उसको घुमा सकते हैं, रोक भी सकते हैं, अगर रोटेशनल मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में है उसको रोका भी आसानी से जा सकता है। ओके।